नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो हम डी ट्रिपल एस पी के प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं। उसमें आज हमारा पेपर होने वाला है डी ट्रिपल एस पी टी जी टी कंप्यूटर साइंस, जो हुआ था आपका 25 जून 2023 को शिफ्ट 2 में। तो इसके जनरल पेपर के मैथ्स वाले पार्ट को हम कवर करेंगे। तो चलिए आज की अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 11 भाई आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिए थे पहले ही। आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो पहला क्वेश्चन है, नीचे दिया गया दंड आरेख 7 विभिन्न स्कूलों में लड़कों और लड़कियों की संख्या को दर्शाता है। ये लड़के और लड़कियों की संख्या है। जो ये भरा हुआ वाला पार्ट है ये लड़के हैं और जो खाली पार्ट है ये हैं लड़कियां। उसके बाद और क्या बोला गया है भाई, L1 क्या है, PQR तथा S में लड़कों की औसत संख्या का मान, और L2 है STU तथा V में लड़कियों की औसत संख्या का मान। हमें क्या बताना है, L2 माइनस L1 की वैल्यू हमें बतानी है। तो सबसे पहले हमें L2 निकालना पड़ेगा, L1 निकालना पड़ेगा, तभी हम L2 माइनस L1 बता पाएंगे। तो L1 देख लेते हैं। अगर हम L1 निकालें तो L1 क्या है, PQR तथा S। PQR और S इनमें लड़कों की औसत संख्या। तो लड़के कौन से हैं, ये भरा हुआ पार्ट लड़कों का है। तो ये P में कितने हैं 62, Q में कितने हैं 50, R में कितने हैं भाई 70 और S में कितने हैं 100। इन सबको जोड़ देंगे तो कितने होंगे, 2 7 5 12 12 6 18 और एक 2, कितने हो गए 282। लेकिन हमें क्या बताना है, लड़कों की औसत संख्या। औसत संख्या बतानी है तो 4 स्कूलों में लड़कों की औसत संख्या है, टोटल संख्या है। औसत संख्या निकालने के लिए 4 से भाग कर देंगे, 4 सत्ते 28 और ये हो जाएगा 0.4 5 20, 70.5। तो एवरेज कितना आ गया 70.5। L1 की वैल्यू आ गई 70.5। अब हमें L2 की वैल्यू निकालनी है। L2 की वैल्यू कैसे निकलेगी भी, STU तथा B में लड़कियों की औसत संख्या। तो STU और B, और लड़की कौन सी है, ये खाली वाला पार्ट है लड़कियों का। तो इन चारों को जोड़ लेंगे, 110 प्लस 65 प्लस 75 और प्लस 38 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 5 10 और 8 18 का 8 बचा 1 1 3 4 4 7 11 11 और 6 कितना हो जाएगा 17 17 और 1 18 बचेगा 1 1 और 1 2 288 आएगा ये। और इसको 4 से भाग कर देंगे तो 4 7 28 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। तो L2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 72। L1 की वैल्यू है 70.5, L2 की वैल्यू आ गई 72। हमें क्या बताना है, L2 माइनस L1। तो जब 72 में से आप 70.5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 1.5। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है भाई, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 40 घंटे और x घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी अकेले पूरे टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो पूरे टैंक का 1/6 भाग 4 घंटे में खाली हो जाता है। x का मान क्या होगा ये हमें बताना है। तो पाइप ए, बी और सी। ए जो है टैंक को कितने घंटे में भर देता है, ये भर देता है 40 घंटे में। बी कितने घंटे में भरता है, x घंटे में। और सी कितने घंटे में खाली कर देता है, सी है खाली करने वाला पाइप, तो ये 10 घंटे में खाली कर देता है ना। तो अगर आप इनका एलसीएम लोगे तो कितना एलसीएम आ जाएगा, 40 एलसीएम आ जाएगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को आगे पढ़ोगे, जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो पूरे टैंक का 1/6 भाग 4 घंटे में खाली हो जाता है। मान लो कि अगर हमने एलसीएम यहाँ पर 40 ले लिया तो उसका 1/6 भाग जब हम निकालेंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी। कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल होगी। कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम एलसीएम को क्या मान लेते हैं, 120 मान लेते हैं, है ना। अब इसका 1/6 बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो ए जो है 40 घंटे में पूरा टैंक भर सकता है और भरना कितना है 120। तो उसकी जो एफिशिएंसी आ गई, ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3 यूनिट पर घंटे, है ना। और ऐसे ही बी की अभी छोड़ देते हैं, सी की एफिशिएंसी निकालोगे तो सी की कितनी आ जाएगी 12 यूनिट। मतलब ए है भरने वाला, बी भी भरने वाला है, और जो सी जो पाइप है वो है आपका खाली करने वाला। तो ए जो है पर घंटे कितना यूनिट पानी भरता है 3, और जो सी है पर घंटे कितने यूनिट खाली करता है 12, और बी को अभी हम रहने देते हैं। अब आगे हम क्या बताना है भाई, पूरे टैंक का 1/6 भाग 4 घंटे में खाली हो जाता है जब तीनों के तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है। तो पूरा टैंक है कितने 120 यूनिट, 120 का 1/6 भाग खाली हो जाता है। तो इसका अगर 1/6 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 20।
तो 4 घंटे में 20 भाग जो है खाली हो जाता है जब तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। तो भाई खाली करने वाला तो पाइप कौन सा है, सिर्फ सी पाइप है। तो सी पाइप अगर 4 घंटे चलेगा तो 12 गुणा 4 कितने यूनिट खाली कर देगा, 48 यूनिट खाली कर देगा। लेकिन यहाँ पर यूनिट कितने खाली हुए 4 घंटे चलने पर, 20 यूनिट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ए और बी जो है साथ के साथ टैंक को भर भी रहे थे। अगर सी खाली कर रहा था तो ए और बी उसके साथ साथ टैंक को भर रहे थे। तो अगर सी अगर अकेला चलता तो 48 यूनिट खाली कर देता, लेकिन खाली कितनी हुई है 20 यूनिट। मतलब ये जो 28 यूनिट है ये ए और बी ने भरा होगा। अब ए का हमें पता है कि एक घंटे में कितने यूनिट पानी भरता है, 3 यूनिट। तो ए जो है 4 घंटे में कितने यूनिट पानी भरेगा, तो 3 गुणा 4 12 यूनिट पानी भर देगा। तो लेकिन भरा कितना गया है 28 यूनिट, और ए भरता है 12 यूनिट। तो बचा हुआ जो 16 यूनिट है वो कौन भरेगा, बी भरेगा। और बी कितने समय में भरेगा, 4 घंटे में, क्योंकि तीनों पाइपों को 4 घंटे के लिए खोला जाता है। तो अगर 16 यूनिट पानी जो है बी 4 घंटे में करता है खाली, सॉरी भरता है, तो इसका पर जो एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 चौक 16, 4 यूनिट आ गई। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 यूनिट। मतलब हर घंटे 4 यूनिट पानी बी भरता है। तो ए हर घंटे भरता है 3 यूनिट, बी हर घंटे भरता है 4 यूनिट, और सी हर घंटे खाली करता है 12 यूनिट। अब हमें क्या बताना है, एक्स की वैल्यू बतानी है। तो एक्स बी था, है ना, बी क्योंकि यहाँ पर था, देखिए बी जो है टैंक को एक्स घंटे में भर सकता है, हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। अगर बी जो है 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भरता है तो 120 यूनिट जो टोटल टैंक है उसे कितने देर में भर देगा, तो 4 या 12 30 घंटे में भर देगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है भाई, ए वेरीज इनवर्सली विद द प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी व्हेन बी बराबर 9 एंड सी बराबर 5 देन ए बराबर 12, व्हेन बी बराबर 15 एंड सी बराबर 4 देन द वैल्यू ऑफ ए। तो ए की वैल्यू हमें बतानी है। ए जो है भाई वेरी करता है इनवर्सली विद द प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी। इस लाइन का मतलब इतना सा है कि ए इनवर्सली वेरी करता है बी और सी के गुणनफल के, है ना। ए जो है बी और सी के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है। अब जब हम ये वाला साइन हटाते हैं तो कोई हमें कांस्टेंट वैल्यू लेनी होती है, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह रख सकते हैं ए बराबर, जब ये साइन हटेगा, के अपॉन बी सी। ये आ गया, है ना, ए बराबर के अपॉन बी सी। अब जो है जो पहली कंडीशन है, जब b बराबर 9 है, c बराबर 5 है, तो a की वैल्यू 12 है। तो यहाँ से अगर हम a b c की वैल्यू रख देंगे तो हमें k का मान निकल जाएगा। तो रख लेते हैं भाई, a बराबर कितना है, a की जगह रख देंगे 12 बराबर k अपॉन b कितना है 9 गुणा c कितना है 5। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से अगर आप k की वैल्यू निकालो तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, अगर इनकी 9 और 5 की इधर गुणा होगी तो 12 पंजे 60, 60 गुणा 9 या फिर 9 छंग 54, 540। k की वैल्यू कितनी आ गई भी, 540 आ गई। अब दूसरी कंडीशन है, जब b बराबर 15 है, c बराबर 4 है, तो a का मान निकालना है। तो सेम वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। अब तो हमारे पास k की भी वैल्यू है, तो उससे हमारी a की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पर रख लेते हैं भाई। अब हमें क्या रखना है, a का मान निकालना है। तो a बराबर k की वैल्यू कितनी है 540 अपॉन b का मान कितना दे रखा है 15 और c का मान कितना है 4। तो यहाँ से 4 से चला जाएगा, 4 और बचा 1, 4 या 12 और 4 पंजे 20, 135 और 15 नंबर होते हैं 135। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 9 आ गई। तो थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ पाए। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है भाई, सम चतुर्भुज के आकार के एक मैदान का परिमाप कितना है, 116 मीटर है और इसका एक विकर्ण 42 मीटर का है। इसका क्षेत्रफल एक आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजाएं कितनी दे रखी है, 30:7 के अनुपात में है। आयताकार बगीचे का परिमाप हमें बताना है। तो सबसे पहले आयताकार जो बगीचा है उसकी भुजाएं निकालनी पड़ेंगी, जो है 30:7 के अनुपात में, है ना। इनकी भुजाएं निकालनी पड़ेंगी, उसी से हम उसका जो है परिमाप बता पाएंगे। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करें कि सम चतुर्भुज के आकार के एक मैदान का परिमाप, ये मान लो ये है एक सम चतुर्भुज है ना, इसके मैदान का परिमाप कितना है 116 मीटर। तो जो सम चतुर्भुज होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर चारों भुजाओं का योग 116 है तो एक भुजा कितने की आ जाएगी, 116/4।
4 दूनी 8 बचा 3, 4 9 36। एक भुजा कितने की आ जाएगी? 29। मतलब जो समचतुर्भुज है उसकी भुजाओं की मान कितना है? 29 29 29, क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं होती हैं बराबर। और इसका एक विकर्ण कितना है? 42 मीटर का है। इसका जो ये एक विकर्ण है वो कितने का है? 42 मीटर का है। हमने ये दूसरा विकर्ण भी बना लिया है ना। तो अगर पूरा विकर्ण जो है 42 मीटर का है और जो विकर्ण होते हैं समचतुर्भुज के, जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को आधा आधा डिवाइड करते हैं और राइट एंगल पर काटते हैं, है ना। तो अगर ये 42 सेंटीमीटर है तो आधा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 21। तो अब ये क्या बन गया भाई? इस तरह से एक बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, है ना। ये दे रखी है 29 और ये एक भुजा है इसकी 21, तो ये वाली हम निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ये कितनी आ जाएगी? 20, क्योंकि 20 21 29 एक ट्रिपलेट होता है ना। या फिर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के भी इसको निकाल सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो ये थी पूरी 42, है ना। इससे हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, ये आ गई 20। तो पूरा कर्ण अगर आप देखें, ये वाला जो आपका विकर्ण है पूरा ये वाला, ये कितना हो जाएगा? 40 का, क्योंकि आधे की वैल्यू 20 है। ऐसी ये 21 है और ये है 29। अब हमें क्या बताना है अभी? आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है। इसका जो क्षेत्रफल है, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा L1 इंटू L2, मतलब एक विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। तो L1 कितना है? 20 तो आधा है, टोटल हो जाएगा 40 गुणा दूसरा विकर्ण कितना दे रखा था हमें? 42। ये होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 L1 इंटू L2 बराबर, ये किसके बराबर दे रखा है? आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और उसकी भुजाओं की जो माप दे रखी है 30:7 दे रखी है। तो हम इसे क्या मान लेते हैं? एक भुजा है 30x और दूसरी है 7x, ऐसा मान सकते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 30x गुणा 7x के, है ना, इसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। 2 से 40 कितनी बार चला जाएगा? 20 बार चला जाएगा। उसके बाद 1 0 से 1 0, और ये हो गया 7 या 21, 21 से 42 चला जाएगा 2 बार। तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 बराबर, और x की x से गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई? 4 है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो x की वैल्यू आ गई 2 मीटर। अब हमें क्या बताना है? आयताकार बगीचे का परिमाप बताना है। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का जो परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितनी थी? 30x, और चौड़ाई कितनी थी? 7x। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई 2 लंबाई है 30x प्लस 7x, तो ये हो जाएगा 2, और ब्रैकेट में हो जाएगा 30 प्लस 7 37x। अब x की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2 मीटर है, तो x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 37 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, और 4 के 37 से गुणा करोगे तो 4 7 28, बचा 2, 4 12 13 14, 148 मीटर। जो आपका आयताकार बगीचा है उसका परिमाप कितना आ गया? 148 मीटर। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए की आय बी की आय से 32% कम है तथा ए और बी की औसत आय सी की आय से 20% कम है। यदि ए की आय में 25% की वृद्धि होती है तथा बी की आय में 10% की कमी होती है, तो सी की आय ए और बी की नई कुल आय से कितने परसेंट कम है, ये आपको बताना है। तो हम मान लेते हैं यह ए, बी और सी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए की आय जो है बी की आय से 32% कम है। तो 32% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 8/25। मतलब अगर बी की आय 25 है तो ए की आय कितनी है? 17। ए की आय बी की आय से 32% कम है। तो अगर बी की आय 25 है तो ए की आय कितनी हो जाएगी? 17। उसके बाद ए और बी की औसत आय, तो ए और बी की टोटल आय कितनी है? ये है 42। 17 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 42। ए और बी की टोटल आय है 42, तो औसत आय कितनी हो जाएगी? अपॉन 2, 21। तो ए और बी की औसत आय कितनी आ गई? 21। सी की आय से 20% कम है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई? 1/5। तो जो ये 21 है ये 4 की वैल्यू है गुणा 5, तो सी की आय कितनी हो जाएगी? 20 पंजे 100, 105/4, है ना। ए और बी की औसत आय कितनी निकाली हमने? 21। सी की आय से 20% कम है, तो सी की आय कितनी हो जाएगी? 105/4। अब आगे बढ़ते हैं।
यदि ए की आय में 25% की वृद्धि होती है, ए की आय में क्या होती है 25% की वृद्धि, तो ए की आय है कितनी अभी फिलहाल 17, 17 में जब 25% की वृद्धि होगी तो ये कितनी हो जाएगी 17 गुणा 5/4, तो 17 पंजे 85/4। जब इसमें 25% की वृद्धि हो जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी 17 से हो जाएगी 85/4 अपॉन 4 इसलिए रहने दे रहे हैं जिससे कि आगे हमारी कैलकुलेशन आसान हो, इसलिए हम इसको सोल्व नहीं कर रहे हैं, इसे भी सोल्व नहीं किया है ना, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन आगे आसान रहे। अब आगे बढ़ते हैं, तो बी की आय में 10% की कमी होती है और जो बी की आय है 25, इसमें 10% की कमी होती है, तो बी की आय अब कितनी हो जाएगी 25 गुणा 9/10, तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, कितनी हो जाएगी 9 पंजे 45/2, 45/2। तो 10% की कमी से बी की आय कितनी हो गई 45/2 हो गई और सी की आय कितनी है 105/4। अब हमें क्या बताना है, तो सी की आय ए और बी की नई कुल आय से कितने प्रतिशत कम है। तो ए और बी की जो नई कुल आय कितनी है, तो 85/4 प्लस 45/2, तो यहां से क्या एलसीएम आ जाएगा 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 85 प्लस 45 दूनी 90, तो 9 8 17 175/4। ए और बी की जो नई कुल आय आ गई वो कितनी आ गई 175/4 और सी की आय कितनी है 105/4। अब हमें बताना है ए और बी की नए कुल आय से कितने % कम है, जो ये 105 है 175 से कितना कम है ये हमें बताना है। तो 105 175 से कितना कम है 70 अपॉन ए और बी की आय से तुलना हो रही है, तो ये आ जाएगा नीचे 175 और परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है तो गुणा कर देंगे 100 से। अब ये 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100 और 7 से 70 कितनी बार चला जाएगा 10, तो 10 गुणा 4 कितना आ जाएगा 40%। तो सी की जो आय है ए और बी की नई जो कुल आय है उससे कितने % कम है 40% कम है, तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है भाई, विलयन ए बी और सी में अल्कोहल और पानी का अनुपात क्रमशः 3:7, 4:11 और 2:3 है। एक बर्तन में 4 लीटर ए, 5 लीटर बी और 3 लीटर सी मिलाया जाता है। बर्तन में परिणामी विलयन में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा, अप्रोक्स में हमें बताना है। तो ये मान लेते हैं ये है ए बी और सी और ये है अल्कोहल और ये है वाटर। अब ए में अल्कोहल और पानी का अनुपात कितना दे रखा है 3:7, ऐसे ही बी में दे रखा है 4:11 और सी में कितना दे रखा है 2:3, है ना। अब आगे क्या करते हैं भैया, एक बर्तन में 4 लीटर ए, 5 लीटर बी और 3 लीटर सी मिलाया जाता है, मतलब ए के 4 लीटर, बी का 5 लीटर और सी का 3 लीटर। तो सबसे पहले तो हमें इनकी मात्रा बराबर करनी पड़ेगी। 3 + 7 टोटल है कितना मिक्सचर, ये 10 यूनिट। ऐसे 4 + 11 है कितना 15 यूनिट और 2 + 3 5 यूनिट है। सबसे पहले तो हमें इस मिक्सचर को बराबर करना पड़ेगा, है ना। तो बराबर करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, 10 15 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30। हम अगर तीनों मिक्सचर को 30 बना लें तो ये बराबर हो जाएगा। तो 30 बनाने के लिए यहाँ पर 3 से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 6 से, और बाकी सब में भी जो है 3 से गुणा हो जाएगी, यहाँ पर भी 2 से, यहाँ पर भी 3 से, ऐसे यहाँ पर भी 2 से, यहाँ पर भी 2 से और यहाँ पर भी 6 से, यहाँ पर भी 6 से। अब आगे और क्या बोला गया भाई, एक बर्तन में 4 लीटर है, ए के कितने 4 लीटर, 5 लीटर बी के 5 लीटर और सी के 3 लीटर को मिलाया जाता है। तो हमें बताना है कि बर्तन में परिणामी जो विलयन बनेगा उसमें अल्कोहल का प्रतिशत लगभग कितना होगा। तो 10 के आगे मतलब 3 और 7 टोटल मिक्सचर 10 था, उसके बाद हमने 3 से गुणा करी और 4 से गुणा करी, मतलब 3 चौक 12 से गुणा करी। अगर टोटल एग्रीगेट देखें तो 12 से गुणा करी, तो 12 की गुणा यहाँ भी हो जाएगी, यहाँ भी हो जाएगी। तो 12 की 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 12 × 36 और 12 की 7 से गुणा करोगे तो 12 7 84। ऐसे ही 2 और 5 की 2 पंजे 10, 10 की गुणा यहाँ करोगे 4 से तो ये हो जाएगा 40, 10 की 11 से गुणा करोगे ये हो जाएगा 110। ऐसे ही 36 18, 18 की 2 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 36 और 18 की 3 से गुणा करोगे कितने आ जाएगा 54। तो ये कि ए बी और सी में जो है अल्कोहल और वाटर का अनुपात आ गया। अब है ना, जो नया बर्तन है उसमें अल्कोहल और वाटर का अनुपात कितना आ गया 36 84 40 110 और 36 54। अब हमें बताना है बर्तन में
परिणामी विलयन में अल्कोहल का प्रतिशत बताना है ना। तो अल्कोहल है कितना, अगर टोटल अल्कोहल को अगर आप जोड़ोगे तो कितना है, 6 6 12, 2 बचा 1, 3 और 1 4, 4 8 और 3 11, 112 है टोटल जो अल्कोहल है, 112 है। और हमें इसका अल्कोहल का प्रतिशत बताना है। और टोटल मिक्सचर है कितना, तो 4 4 8, 8 और 1 9, 9 5 14 का 4 बचा 1, 1 और 1 2, तो 248 तो वाटर है और 112 कितना है, अल्कोहल है। तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, 248 प्लस 112, 8 2 10, 4 और 1 5 और 1 6, 2 और 1 3, टोटल मिक्सचर है 360। और 360 में अल्कोहल कितना है, 112 है। और हमें अल्कोहल की ही परसेंटेज निकालनी है, तो गुणा किससे कर देंगे, 100 से, परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए। तो 1 0 से 1 0, उसके बाद ये 4 से चला जाए, 4 9 36, 4 दूनी 8, 4 8 32, ऊपर कितना बचा, 280 बटे 9। तो 9 से 280 को भाग करोगे तो कितनी बार चला जाएगा, 9 तिया 27, बचा कितना 10, 9 ही का ना 9, बचा 1, तो लगभग 31% आ जाएगा। तो सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि आपको निकटतम बताना था, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी थी। तो लगभग 31% अल्कोहल होगा जो नया हमारा मिक्सचर बना है उसमें। तो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है भाई, एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 32 सेंटीमीटर, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 370 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन एक गोले के आयतन के 3/5 के बराबर है, गोले का व्यास कितना है ये आपको बताना है। तो आप देख रहे हो जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें 2 से 3 फॉर्मूले यूज हो रहे हैं मेंसुरेशन में। तो जैसे यही क्वेश्चन है, इसे ही देखेंगे आप, एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 32 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 370 पाई है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 370 पाई। तो एच की वैल्यू भी आपके पास है, यहां से आर का मान हम निकाल लेंगे, तो पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कितनी बार चला जाएगा, 2 2 8 16, 2 5 10, 185। अब ये हो जाएगा आर, और एच कितना है 32 प्लस आर बराबर 185। तो आर की आर से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर, आर की 32 से गुणा होगी कितना हो जाएगा, 32 आर, ये आ जाएगा 32 आर, और ये 185 इधर आगे हो जाएगा माइनस का 185 बराबर 0। अब आपको जो है 185 के ऐसे टुकड़े ढूंढने हैं जिसका योग कितना आ जाए 32। तो ऐसे टुकड़े क्या हो सकते हैं भाई, 32, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 185 के टुकड़े करने हैं जिसका योग आ जाए 32। तो 5 या 15 बचा कितना, 3, 5 7 35, तो 5 और 37 आ जाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 37 आर माइनस के 5 आर माइनस के 185 बराबर 0। तो ऐसे हमें जो टुकड़े ढूंढने होते हैं जिनका जो गुणनफल है वो तो आए माइनस के 185, और जो उनका योग है वो कितना आ जाए 32। तो प्लस के 37 में से माइनस के 5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस के 32। तो देखिए दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, और 37 की -5 से गुणा करोगे तो आ जाएगा माइनस का 185। तो यहाँ से हमारे पास 2 फैक्टर आ जाएंगे, अगर आप आर यहाँ से कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा, आर प्लस 37, और ऐसे ही अगर यहाँ से माइनस के 5 कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा आर प्लस 37 बराबर 0। तो आर प्लस 37 कॉमन ले लोगे तो ये कितना बचेगा, एक ब्रैकेट में आर माइनस के 5 बराबर 0। तो आर की वैल्यू माइनस तो हो नहीं सकती, आपके पास यहाँ से आर की 2 वैल्यू आएगी, एक तो आर प्लस 37 बराबर 0 रखोगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 37, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, आर माइनस के 5 बराबर 0 रखोगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो जो त्रिज्या है वो कभी भी माइनस में तो हो नहीं सकती, तो इसलिए हम आर की वैल्यू कितनी लेंगे, 5 लेंगे। तो अब आर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 5, ये आर की वैल्यू आ गई। एच कितना था, 32 सेंटीमीटर। अब आगे चलते हैं भाई, इसका आयतन एक गोले के आयतन के 3/5 के बराबर है। तो जो बेलन है, बेलन का जो आयतन है गोले के आयतन के 3/5 के बराबर है ना। तो जो आपका बेलन का आयतन होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और जो गोले का आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इन दोनों को आपस में बराबर रख देंगे, सोल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो बेलन का आयतन सबसे पहले भाई, बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच,
और ये किसके बराबर है, गोले के आयतन के 3/5 के। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब और इसके 3/5 के बराबर है। तो इन दोनों को बराबर रख देंगे। अब पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। जो बेलन है उसकी ऊंचाई कितनी है 32 सेंटीमीटर और त्रिज्या हमने कितनी निकाली है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रख देंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 25 और h की वैल्यू है 32 बराबर 4/3 गुणा आर क्यूब की हमें वैल्यू निकालनी है और गुणा 3/5। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 5 इधर जाके हो जाएगा 25 की 5 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 125 और 32 जो है 4 से कितनी बार चला जाएगा 8। तो ये हो जाएगा गुणा 8 बराबर किसके आर क्यूब के। तो अब 125 किसका क्यूब है 5 का क्यूब और 8 किसका क्यूब है 2 का क्यूब और ये किसके बराबर है आर के क्यूब के। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकल जाएगी। आर का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा 5 दूनी 10। आर की वैल्यू यहाँ से आ गई 10। हमें क्या बताना है, गोले का व्यास बताना है। गोले की त्रिज्या हमने कितनी निकाल ली 10 सेंटीमीटर और गोले का व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगना। व्यास होता है 2r, मतलब अगर त्रिज्या 10 है तो व्यास हो जाएगा 20 उसका दुगना। तो 20 सेंटीमीटर जो है गोले का व्यास आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है भाई 2.5 वर्षों के लिए 7.4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित राशि उसी राशि पर 10 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से मिलने वाले साधारण ब्याज से 1701 रुपए कम है। राशि हमें बतानी है। 1701 नहीं है भाई, ये यहाँ पर देखिए इंग्लिश में सही है 6575 है। तो इसे सही कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6575 है ना। तो मिलने वाले साधारण ब्याज से 6575 रुपए कम है। राशि हमें बतानी है। तो सबसे पहला जो है 2.5 वर्षों के लिए 7.4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज। तो पहले 2.5 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा टोटल 2.5 की 7.4 से गुणा करोगे तो आपका ये निकल जाएगा। तो 25 चौका 100 बचे 10 और 25 छक्का 150 25 सत्ते 175 175 और 10 हो जाएंगे 185 और 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। कितना आ जाएगा 18.5। तो पहले 2.5 वर्षों के लिए ब्याज कितना आ जाएगा 18.5%। अब उसी निश्चित राशि पर 10 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से मिलने वाला साधारण ब्याज। तो 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 10 गुणा 15 150% और ये जो है इससे मिलने वाला साधारण ब्याज से 6575 रुपए कम है। मतलब ये 100% 150% है और ये है 18.5%। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है 6575। तो भाई 150 में से आप कितना 18.5 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपके पास 9 में से 8 गया 1 और यहाँ बचा 4 में से 1 माइनस करोगे 3। कितना हो जाएगा 131.5 और 131.5% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 6575। तो यहाँ से आप जो है 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर आपको राशि बतानी है तो 100% की आप यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 131.5 और अगर आपको 100% की वैल्यू निकालनी है तो गुणा 100। अब ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर आ जाएगा 0। अब ये किससे चला जाएगा 5 से, 5 दूनी 10 बचा 3 और 5 छंग 30 5 तिया 15 और ऐसे ही 5 ही करना 5 और कितना बचा 1 5 तिया 15 5 ही करना 5 और बचे कितने 2 5 पंजे 25। कितना आ गया भाई, ये आ गया 13 15 0 13 15 0 और 2 0 और हैं और ये भाग करनी है हमें 263 से। तो ये कितनी बार चला जाएगा भाई, ये 5 तिया 15 5 छंग 30 और 31 5 बार चला जाएगा। तो 5 तिया 15 5 छंग 30 और 31 बचा 3 5 दूनी 10 और 13 और आगे 3 0 है तो 3 0 लग जाएंगे। तो राशि कितनी आ जाएगी 5000 आ जाएगी। सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है समझ पाए होंगे। सबसे पहले हमने 2.5 वर्षों के लिए ब्याज निकाल लिया तो 2.5 की आप 7.4 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 18.5। उसके बाद हमने 10 वर्षों के लिए ब्याज निकाल लिया तो 10 वर्षों के लिए 15% की दर से कितना ब्याज आ जाएगा टोटल 10 गुणा 15 150%। और इन दोनों जो ब्याज है 18.5% और 15% इनका डिफरेंस कितना दे रखा था आपको 6575। तो
इसका डिफरेंस कितना आया 131.5, इसके बराबर रख दिया हमने 6575 के। अब यहाँ से हमने 1% की वैल्यू निकाल ली, और क्योंकि राशि बतानी थी तो राशि या कोई भी धन कितना होता है अपने आप का 100%, उससे हमने 100% की वैल्यू निकाल ली। उम्मीद है समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। मान लीजिए x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 30, 36, 40 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है, और x 23 से विभाज्य है, तो x के अंकों का योग क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर कोई संख्या 30, 36, 40 और 54 से विभाजित है तो इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 30, 36, 40 और 54 का, और इन चारों का एलसीएम कितना आ जाएगा 1080। ये जो है इनका एलसीएम आ गया, मतलब 1080 इन चारों से पूरी डिवाइड हो जाएगी। लेकिन x तो वो संख्या है जो प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है, तो अगर हम +4 कर दें तो जब हम 30 से इसको इससे भाग करेंगे, 36 से 40, 54, किसी से भी 1080 को +4 को भाग करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचने वाला है। लेकिन क्वेश्चन में एक कंडीशन और दी गई है कि x जो है 23 से भी विभाज्य है। ये जो संख्या है ये 23 से भी विभाज्य है, लेकिन ये तो अभी 23 से विभाज्य है नहीं, तो हम एक संख्या 1080 के +4 इसको मान लेते हैं कि ये जो है 23 से पूरी विभाज्य हो जाएगी। तो हमें x का ऐसा मान निकालना है जिससे कि ये संख्या जो है 23 से पूरी विभाजित हो जाए। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 1080 को 23 से भाग करो। कितनी बार चला जाएगा भैया 4 बार, 4 × 12 और 4 दूनी 8 और 1 9, 92। यहाँ बचेगा कितना, 8 में से 2 गया 6, और यहाँ बचा 10, 10 में से 9 गया 1, ये 0 हो जाएगा। अब 6 बार चला जाएगा, 6 × 18 और 6 दूनी 12 और 1 13, ये बचा 22। तो ये 22 बचा है ना। तो कहने का मतलब ये है 1080 में से अगर आप 22 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ बचा 7 में से 2 गए 5, और ये है भाई 0 और 1, 1058। 1080 को आप क्या लिख सकते हो, 1058 के प्लस 22 के +4, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो है ना। 1080 को 1058 के प्लस 22 के ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो जो 1058 है ये 23 से पूरी विभाज्य है, तो 1058 के भी 23 से पूरा विभाजित होगा। ऐसे मान लो जैसे एक संख्या 8 है और ये 2 से पूरी विभाजित होती है, तो अब 8 की आप किसी से भी गुणा कर लो, 2 से गुणा कर लो, 10 से गुणा कर लो, 20 से गुणा कर लो। अगर आप 8 की 20 से भी गुणा करोगे तब भी ये संख्या जो है 2 से पूरी विभाजित होगी। जैसे 8 की 20 से गुणा करोगे 160, और 160 2 से पूरा डिवाइड होता है। तो मतलब अगर कोई संख्या किसी संख्या से पूरी भाग जाती है तो फिर उस संख्या में किसी से भी गुणा कर लो, वो गुणनफल भी सेम संख्या से भाग होगा ही होगा। जैसे कि अगर 1058 जो है 23 से विभाजित होता है, तो 1058 के अगर आप k से भी गुणा करोगे तब भी ये जो संख्या है वो 23 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो ये संख्या तो 23 से डिवाइड हो जाएगी पूरी। अब हमें k की ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे कि 22 के +4 भी जो है 23 से पूरा डिवाइड हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, k के अलग अलग मान रख के देखने पड़ेंगे कि अगर हम k का जो है 0 से लेके स्टार्ट करेंगे और आगे तक बढ़ते चले जाएंगे। k का मान 0 लेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो ये तो 23 से डिवाइड होगा नहीं। अब अगर हम k की वैल्यू 1 लें तो 22 की 1 से गुणा करोगे, 22 + 4 26, ये भी 23 से भाग नहीं होगा। आप k की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो 22 दूनी 44, 44 और 4 कितना हो जाएगा 48, ये भी 2 से 23 से भाग नहीं होगा। अब अगर k की वैल्यू 3 ले लो तो ये हो जाएगा 66, 66 + 4 70, ये भी जो है 23 से पूरा भाग नहीं जाएगा। अब अगर हम 23 k की वैल्यू क्या ले ले 4, तो 22 चौक 88, और 88 + 4 कितना हो जाएगा 92, और जो ये 92 है 92 है ये 23 से पूरा भाग चला जाता है। 23 चौक का कितने होते हैं 92, 92, तो ये 92 जो है 23 से पूरा भाग चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है k की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी 4, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अगर k की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी x की वैल्यू मिल जाएगी। तो 1080 और k की वैल्यू हमने क्या निकाली 4 + 4, तो 4 की 0 से गुणा करोगे 4 0, 4 × 8 32 का 2 3, 4 ही का ना 4, कितना आ गया 4 4320 प्लस में क्या है 4, तो ये आ जाएगा 4324। तो ये संख्या आ गई x संख्या आ गई 4324। हमें क्या बताना है x के अंकों का योग, ये जो 4324 है इसके अंकों का योग बताना है। तो अंकों का योग करोगे 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 4 13,
तो अंकों का योग कितना आ जाएगा 13। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एक आदमी P से Q तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है और फिर Q से R तक 60 किलोमीटर की प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, जहां Q जो है P और R के बीच में है। PQ और QR की दूरियों का अनुपात दे रखा है 1:2। वह R से P तक 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या होगी, ये आपको बताना है। तो मान लो ये है P, ये है R और ये बीच में है Q। अब P से Q किस स्पीड से जाता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और Q से R कितना जाता है अभी, Q से R जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। उसके बाद Q जो है P और R के बीच में, बिल्कुल सही बात है, P और R के बीच में कौन है, Q है। PQ और QR की दूरियों का अनुपात, तो PQ और QR की दूरियों का अनुपात कितना है 1:2। मतलब ये दूरी 1 है तो ये दूरी हो जाएगी 2। अब वह R से P तक किस स्पीड से आता है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूरी यात्रा के दौरान जो है उसकी औसत स्पीड क्या होगी ये आपको बताना है। तो भाई इनकी दूरियों का जो अनुपात दे रखा है P से Q 1 और Q से R 2, तो हम ऐसी संख्या मान लेते हैं, मतलब अनुपात सेम रहना चाहिए लेकिन इनकी दूरियों को ऐसा मान लेते हैं जो 50, 60 और 45 तीनों से पूरी क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, और जो है इनका अनुपात भी चेंज ना हो। तो ऐसी संख्या क्या हो सकती है, हम मान लेते हैं ये दूरी है 900, तो ये कितनी हो जाएगी, अगर ये 1 था अनुपात, 1 अनुपात की वैल्यू 900 है तो 2 अनुपात की कितनी हो जाएगी 1800। ये दूरी 900 है, ये हो जाएगी 1800, और पूरी दूरी कितनी हो जाएगी 1 + 2 3 यूनिट है, 9 × 27, ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगी 2700 यूनिट। अब यहाँ से भाई हम क्या निकाल लेंगे, टाइम निकाल लेंगे। मतलब 900 किलोमीटर जाने में, 900 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाने में कितना समय लगेगा, तो ये लगेगा 18 घंटे। ऐसे ही 1800 किलोमीटर, ये वाली जो दूरी है 1800 किलोमीटर 60 की स्पीड से जाने में कितना समय लगेगा, 6 × 18 30 घंटे। उसके बाद ये टोटल डिस्टेंस है कितनी 2700, R से P तक की है 2700, तो 2700 किलोमीटर 45 की स्पीड से जाने में कितना समय लगेगा, 9 × 5 = 45, 9 × 27 और 5 × 30 60 घंटे। तो टोटल हमें समय कितना लगेगा, P से Q, Q से R और R से P जाने में टोटल समय कितना लगेगा 18 घंटे, तो ये है प्लस 30 घंटे यहाँ पर लगे, प्लस 60 घंटे यहाँ पर लगे, तो कितने हो जाएंगे 60 × 30 = 90, 90 10 100 108, 108 घंटे लगेंगे टोटल समय। और टोटल दूरी है कितनी 900 ये प्लस 1800 ये प्लस 2700 ये, तो कितनी हो जाएगी, टोटल दूरी हो जाएगी 5400 किलोमीटर। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, औसत गति निकाल सकते हैं। औसत गति क्या होती है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई, टोटल डिस्टेंस है 5400 किलोमीटर, और टोटल समय कितना लगा हमें 108 घंटे, तो इसको 108 से भाग कर देंगे तो हमें जो है औसत गति मिल जाएगी। तो ये किससे चला जाएगा, 9 9 दूनी 18 और 9 छंग 54 और 12 पंजे 60, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये औसत गति आ गई। फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमने भाई पेपर कंप्लीट कर लिया DSSC TGT कंप्यूटर साइंस का। इसके हम रीजनिंग का पेपर पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, ये मैथ्स का भी कंप्लीट हो चुका है। कल की जो क्लास होगी उसमें हम एक नया पेपर स्टार्ट करेंगे, और वो जो है 2023 के जो भी एग्जाम हुए थे उसका लास्ट पेपर है। मतलब हमने 2024 के सारे पेपर कर लिए हैं, और 2023 के भी जो अगला पेपर है वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो 2023 के भी सारे पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना और शेयर करना, और अगर इस क्लास का आपको PDF चाहिए तो वो कहाँ पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पेपर 1 बाई शिवम चौहान पर। इसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं शाम को रीजनिंग की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।